Good morning, everybody. In 11th class, the unit is the thermodynamics. In this unit, today we have to discuss about the enthalpy. So, enthalpy is a very broad term. So far, the thermodynamics is concerned. So, what do you mean by enthalpy? As you know, in the chemical reaction, there are some energy changes take place. कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा परिवर्तन के द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है अथवा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो सराउंडिंग से जब रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा मिलती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो अपने होने को होती है अर्थात पॉसिबल होती है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे ऊष्मा का उत्पादन भी होता है। तो ये सब प्रोसेस जो है वो ओपन सिस्टम में होता है। तो स्थिर वायुमंडलीय दाब पर ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जब ओपन में हम कहते हैं तो अर्थात वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। सो द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन को एंथैल्पी कहते हैं। स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन को एंथैल्पी, और इस एंथैल्पी का डिनोशन हम H से करते हैं। ठीक है। स्थिर दाब प्रक्रम जो है वो आइसोबारिक में दाब आयतन कार्य ही किया जाए तो हम प्रथम नियमानुसार इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आइसोबारिक तो आइसोबैरिक जो सिस्टम है वो क्योंकि स्थिर दाब पे होता है तो वहाँ पे दाब और आयतन जो है वो कार्य में होता है। अर्थात कार्य को किस रूप में पढ़ा जाता है? दाब और आयतन से। दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, दाब को कम करेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इन दोनों की उपस्थिति में ये प्रोसेस अपनाई जाती है। ये आप पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। देखिए हमारा ये जो डेल्टा यू है, चेंज इन हीट कंटेंट, द क्यू पी, ठीक है, क्यू इज़ द हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी डेल्टा वी। तो क्यू पी जो है वो स्थिर दाब पर ऊष्मा है। ये हमारी स्थिर दाब पर ऊष्मा एंथैल्पी के बारे में। तो क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो द क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के। अब यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, यू, एच ये सब अवस्था फलन के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम ये कहें कि हमारा जो क्यू पी है वो चेंजेस अगर होता है तो हम कहेंगे यू टू माइनस यू वन हुआ। तो यू टू माइनस यू वन प्लस पी, और जो है ये यहाँ पे वी टू से वी वन आयतन पे हुआ है, वी टू से वी वन आयतन पे हुआ है। तो अब हम इसको क्यूपी को अब यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा एच से। अब हमारी ये चेंज इन एंथैल्पी हो गया। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू, यू टू माइनस यू वन, ठीक है, और प्लस पी डेल्टा वी। ये हमारी एंथैल्पी इक्वेशन बन गई। तो किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी इक्वेशन को हम चेंज इन द इंटरनल एनर्जी अर्थात टेम्परेचर में जब परिवर्तन हुआ तो उसमें दाब और आयतन के बीच में जो वर्क डन हुआ उसके द्वारा हम इसको बता सकते हैं। तो ये एंथैल्पी निश्चित दाब पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। और स्थिर आयतन अर्थात V1 इज इक्वल टू V2 जब हो जाए तो एंथैल्पी उसके आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगी। कब होगी? कि जब हमारा V1 इज इक्वल टू V2 अर्थात दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो डेल्टा एच है ये इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू अर्थात आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। तो जब स्थिर आयतन पे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो हीट चेंजेस होगा, जो एंथैल्पी होगी, वो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के रूप में पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि पी डेल्टा भी बिकेम द जीरो, क्योंकि आयतन में न तो कोई प्रसारण हुआ न कोई संकुचन हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि वर्क डन तो हुआ ही नहीं। तो जब कार्य नहीं हुआ तो जो एनर्जी हमने इसको सिस्टम ने गेन की है वो उस एनर्जी ने क्या काम किया कि उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया, दैट इज डेल्टा यू।
आदर्श गैस तंत्र के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। पी वी इज इक्वल टू आइडल इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अब हम ये कहें कि ये पी ए हमारी कंडीशन हो गई, तो वी ए हमारा आयतन हो गया, एन ए इज़ द मोल, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो वी ए एंड वी बी। सिमिलरली द पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये डेल्टा एन आर टी। तो यहाँ पे ये जो एन बी माइनस एन ए है ये उत्पाद और अभिकारक, ठीक है, के बीच में अंतर है। और जो डेल्टा एन जी का मान जो है वो प्लस और माइनस दोनों भी हो सकता है। डेल्टा एन द चेंज इन द मोल, तो मोल में जो परिवर्तन हुआ ना ये उससे संबंधित है। तो एंथैल्पी को क्योंकि हम गैसीय सिस्टम में जब पढ़ते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पर चेंज इन दी मोल, क्योंकि अणुओं की संख्या में परिवर्तन उसमें होता है, इसलिए इसको इस रूप के अंदर जो है वह पढ़ा जाता है। तो ये ऊष्मा के रासायनिक समीकरणों के बारे में है आपसे। और अगला हमारा टॉपिक होगा ये हेन्स का नियम। तो हेन्स का नियम क्या है? हेन्स ने कई प्रकार के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो है वो बताया था, तो इसको हम HESS लॉ, ये तो एंथैल्पी एक अवस्था फलन होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर यह निर्भर करता है और अभिक्रिया पथ पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अभिक्रिया पथ पे जो है ये निर्भर नहीं होती है। मानक परिस्थिति में मानक एंथैल्पी कई पदों में अभिक्रिया हो सकती है और सभी पदों का जो योग होता है वो उसकी कुल अभिक्रिया के बराबर होता है। जैसे अगर आप ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन जो है वो एक प्रकार की चेंज इन एंथैल्पी, ये हेज लॉस कहलाता है। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी जिसको हम H0 से इसको डिनोट करते हैं। अब ये जो एंथैल्पी ये टाइप ऑफ एंथैल्पी है, विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी। तो सबसे पहले टाइप हमारा ये देखिए द चेंज इन एंथैल्पी, मतलब हेज ने जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी के बारे में बताया है। तो ये एंथैल्पी कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन एंथैल्पी, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब फॉर्मेशन एंथैल्पी को हम जो डिनोट करते हैं ये डेल्टा H0 से, डेल्टा H0 इसका डिनोशन है डेल्टा H0, इसको डेल्टा R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी संभवन, अर्थात एक मोल पदार्थ को बनाने के लिए हम कितने मोल में रिएक्टेंट चाहिए वो उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे N2 + O2 = 2NO, N2 + O2 = 2NO। तो इसकी जो डेल्टा आर है वो लगभग प्लस 180 जूल के लगभग होती है। उसके बाद देखिए ये एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, ये अलग अलग प्रकार की एंथैल्पियाँ है। कंबंशन एंथैल्पी मतलब इसको दहन जाना जाता है, इसका डिनोशन होता है डेल्टा H, ये C, डेल्टा C। तो ये एक मोल पदार्थ को पूर्ण दहन करने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये उसकी दहन ऊष्मा कहलाती है। जैसे भोजन का दहन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, वाहन के अंदर दहन होता है उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी इसको कणन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। एक मूल पदार्थ को गैसीय अवस्था में विघटन कर परमाणु के अंदर परिवर्तन करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, तो इसके जो डिनोशन है वो डेल्टा, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा
H ये A। जैसे हाइड्रोजन की अगर कर्नल एंथैल्पी निकाली जाए तो वो हमारी 435 किलो जूल पर मोल होती है। उसके बाद देखिए आपके नंबर 4 बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? गैसीय उत्पाद, मतलब गैसीय यौगिक को उसकी गैसीय उत्पाद अवस्था में लाया जाए तो बहुपरमाणु की यौगिक जैसे कि CH4, पहले इसका आप डिनोशन देख लीजिए, इसको हम डेल्टा HB से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा HB इनका डिनोशन है। जैसे CH4 है, आपसे पूछा जाए कि CH4 की बॉन्ड एंथैल्पी निकालिए, तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उनमें जितने बंध होते हैं उन बंधों की संख्या से उस टोटल एंथैल्पी को आप डिवाइड कर दीजिए, तो उससे जो है हमारी वो बॉन्ड एंथैल्पी आ जाती है। ये बॉन्ड एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर 5 द सॉल्यूशन एंथैल्पी। तो विलयन का जब हम अध्ययन करते हैं तो फिर ये सॉल्यूशन एंथैल्पी बन जाती है, ठीक है। और आपको मालूम है कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका डिनोशन जो है वो डेल्टा HSOL, SOL से मतलब सॉल्यूशन से है। एंथैल्पी ऑफ द लैटिस एंथैल्पी, आगे देखिए ये लैटिस एंथैल्पी। तो ये आयनिक यौगिकों में आपने देखा होगा वहाँ पर लैटिस एनर्जी होती है, और इसको हम डेल्टा H लैटिस से जानेंगे। डेल्टा H लैटिस, ये अगर आपने ऊपर ये अगर 0 का निशान लगा दिया है तो फिर ये बन जाता आपका स्टैंडर्ड अर्थात मानक परिस्थिति में। तो डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी, 1 मोल आयनिक यौगिक को उसकी गैसीय अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये दूसरी प्रकार की हो गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को यहाँ पे डेल्टा H0I से डिनोट करेंगे, स्मॉल आई या I से इसको करते हैं, अर्थात दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल, मतलब धन आयन और ऋण आयन। जैसे एसिटिक एसिड को आपको करना है तो एसिटिक एसिड से आप एक्वस और Na निकालेंगे और तब फिर वो H और OH आयन जो हैं, H आयन तो हो गए पॉजिटिव और OH आयन हो गए नेगेटिव, तो H और OH आयन मिलकर न्यूट्रलाइज होंगे तो H2 फॉर्मेशन होगा। ये जो एंथैल्पी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी बन जाती है। कभी कभार ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर भी हो जाती है आयनन एंथैल्पी के मान। एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो उससे ये न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बन जाएगी। ये 8वां प्रकार न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन NEUT, इसको डिनोट करते हैं। ये एसिड बेस की रिएक्शन से संबंधित होता है। तो 1 ग्राम तुल्यांक भार जो है वो अम्ल का और 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार, तो दोनों का इक्वल जो है वो इक्विवेलेंट हो तो उनके बीच में जब रिएक्शन कराई जाए तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करके और फिर ऊष्मा उत्पादित करेंगे। वो ऊष्मा जो है ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद देखिए एक है प्रावस्था एंथैल्पी, इसको फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। प्रावस्था एंथैल्पी, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी, ठीक है। ये एक जैसे अपर रूप के रूप में इसको देखें तो आप किसी अपर रूप को, जैसे कि सल्फर है वो एकंताश है, एकंताश सल्फर से आप रोम्बिक सल्फर बना रहे हैं, विषम लंबाक्ष बना रहे हैं। तो ये जो आपके अपर रूप का जो परिवर्तन होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, इसको हम बोलते हैं प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी। ये प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी ऑफ द फ्यूज़न अर्थात गलन एंथैल्पी भी होती है। जैसे आप 1 मोल बर्फ़ है वो ठोस अवस्था में है, उसको 1 मोल जल में परिवर्तित होगा तो उसके लिए ऊष्मा परिवर्तन जो हुआ वो डेल्टा एच फ्यूजन के नाम से जानी जाएगी। और फिर एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन, जैसे कि कुछ पदार्थ जो है ना वो सब्लिमेट होते हैं, आयोडीन इसका एक एग्जाम्पल है।
तो आयोडीन के द्वारा जो है वो आयोडीन को जब आप गर्म करते हैं तो वो ठोस अवस्था में सीधे ही किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो परिवर्तन हो जाता है उसमें डायरेक्ट गैस अवस्था से ठोस अवस्था के अंदर। अब बात आ जाती है आपके एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी जो है वो क्या है और इसको आप कैसे वो बताएंगे, यही आपके इस यूनिट के अंदर जो है वो अब कंप्लीट हो जाता है। तो एंट्रोपी जो है वो किसे कहते हैं, तो एंट्रोपी जो है ये उस पदार्थ में अव्यवस्था का ध्रुवण है, एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी सब्जेक्ट। तो ये Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है, इज इक्वल टू ये T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारी जो डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल को उसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। ये चेंज इन एंथैल्पी जो T हो गया आपका, तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा एस। अब ये जो चेंज इन एंथैल्पी S1 टू S1, ठीक है, S2 से S1 इज इक्वल टू ये डेल्टा एस, ये चेंज इन एंट्रोपी होता है। तो एंट्रोपी क्या है, वास्तव में किसी तंत्र के अंदर एंट्रोपी का मापन जो होता है वो अव्यवस्था का द्योतक होता है। तो एंट्रोपी जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी होता है। तो टोटल जो आपका एंथैल्पी होगा, चेंज इन एंथैल्पी टोटल, कुल एंथैल्पी, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस अबाउट द सिस्टम और प्लस डेल्टा एस अबाउट द सराउंडिंग के बीच में होता है। उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कुल एंट्रोपी शून्य होती है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ये ऊष्मा, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो अधिक अतः Q के बारे में होता है और स्वतः अनुक्रम के अंदर जो है ये डेल्टा एस का मान बढ़ता है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में डेल्टा एस जो होता है वो स्थिर रहता है। द फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंथैल्पी एंट्रोपी के बारे में कि गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, अर्थात एंट्रोपी बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में विलयन में डेल्टा एस बढ़ती है, क्योंकि जब सांद्रता कम हो जाएगी तो कण स्वतंत्र हो जाएंगे, कण स्वतंत्र हो जाएंगे तो उनमें मूवमेंट होगा। ठोस के गलन या द्रव के वाष्पन में डेल्टा एस का मान बढ़ता है, तो ताप वृद्धि होने से भी ये बढ़ती है। अब गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनियस सिस्टम, ये स्वतः परिवर्तित एंथैल्पी में कमी जो होती है, ये स्पॉन्टेनियस, हमारे जो सिस्टम है ये दो प्रकार के हो गए। दिस सिस्टम कैन बी क्लासीफाइड अंडर टू कैटेगरी, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो एंट्रोपी में वृद्धि करके किसी भी प्रक्रम को स्वतः बनाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में तीसरे कारक की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हम फ्री एनर्जी। तो गिब्स ने इसके लिए एक इक्वेशन बनाई है, इसको गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, और ये आप थर्ड लॉ से संबंधित ये एक हमारा टॉपिक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। मुक्त ऊर्जा भी इसको बोलते हैं, ये विस्तरण का गुण है, एक एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है। इसमें आपके जो एंथैल्पी चेंजेस हो रहा है वो H2 H1 होता है, और एंट्रोपी चेंजेस तो संभवतः ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। स्वतः प्रक्रम में डेल्टा एस जो होती है, ये स्वतः प्रक्रम स्पॉन्टेनियस सिस्टम के बारे में अगर बात करें हम, तो हम कहेंगे कि डेल्टा एस जो है टोटल, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी ज़ीरो। अब यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो डेल्टा जी लेस देन दी ज़ीरो, और अगर वो पॉजिटिव है तो डेल्टा जी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जब ये डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तो प्रक्रम स्वतः होगा, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम होता है
इनके लिए स्थिति अलग है। ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये डेल्टा जी जो है यहाँ पर ऐसवत प्रक्रम नॉन के लिए डेल्टा जी ऑलवेज ग्रेटर देन दी ज़ीरो, ठीक है, फ्री एनर्जी। तो इस प्रकार से डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों ही धनात्मक हों तो डेल्टा एच का मान जो है वो टी डेल्टा एच से ज़्यादा हो जाएगा और उस परिस्थिति में वो स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव हो तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये ऊर्जा परिवर्तन पर संभव है। इसमें टी डेल्टा एच एच दोनों ही अगर धनात्मक है तो स्वतः प्रक्रम हो सकता है। कब होगा कि जब टी डेल्टा एच ग्रेटर देन दी डेल्टा एच, तो उस स्थिति के अंदर ये गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो है वो धनात्मक होगा और प्रक्रम जो है हमारा स्वतः हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। डेल्टा एच व्हेन दी लेस देन दी टी डेल्टा एच, अब ये इनके बीच में रिलेशन है, ये इन दोनों के बीच में कि अगर ये डेल्टा एच का मान जो है वो लेस देन टी डेल्टा एस हो तो डेल्टा जी जो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उच्च ताप पर होगा, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन अपने आप होने लगती है। और टी डेल्टा एस और डेल्टा एच जो दोनों ही अगर नेगेटिव हों तो उस स्थिति में प्रक्रम को स्वतः बनाया जा सकता है। कैसे कि जब हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उनमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके उस प्रक्रम को स्वतः स्थायी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर फ्री एनर्जी चेंजेस डेल्टा जी जो है माइनस आर टी एल एन के, डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। इसको आप लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के हो जाएगा, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच जीरो धनात्मक तो के का मान हो जाएगा 1 से कम होगा। और अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल्टा एच का मान जो है वो नेगेटिव तो प्रक्रम स्वतः होने लगता है। तो हम कहेंगे कि के इज़ ग्रेटर देन दी 1। के यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल के लिए, रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपका ये थर्मोडायनेमिक्स वाला जो टॉपिक है वो अब यहाँ पे समाप्त होता है। आपके कोर्स में जितना था वो आपको बता दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके सिलेबस में जो भी स्थिति है वो यहाँ पे जो आपको पढ़ाया गया है वही आपके सिलेबस में होगा, बाकी सबको आप नहीं पढ़ें।